मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब पाकिस्तान की तो सियासत ही पलट गई और खित्ते की सूरत-ए-हाल ही बदल गई। पाकिस्तान में देखें वो जो मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इमरान खान साहब, वो फ़ारिग हो गए हैं और नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। तारड़ साहब आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान जो है, ये जो नई हुकूमत है ये पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकती है या कि ये भी हमें मज़ीद मुश्किलात में लेके जा सकते हैं? और आप क्या समझते हैं इस हुकूमत को क्या चैलेंजेस हैं आइंदा आने वाले दिनों में? सर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कई ऐसी चीजें जो मुझे हैरान जिन्होंने किया है इस नई हुकूमत के जो आने से, पहले तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हमारी हुकूमत को कौन से मसाइल दरपेश है। सबसे पहली जो बात थी कि ये जो कैबिनेट इन्होंने नई बनाई, इसको अनाउंस किया, उसमें सबसे बड़ी जो मुझे बात है, अवन चौधरी साहब उस कैबिनेट में, जिस बंदे ने सारी जिंदगी इमरान खान को दी है। और हैरानगी वाली बात है कि मुझे उनका इंटरव्यू याद है कि उन्हें उनके खान साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी इनवाइट नहीं किया गया था, आज वो कैबिनेट में। दूसरी हैरानकुन बात जो है कि तारिक बशीर चीमा साहब फिर कैबिनेट में है। और उसके बाद ये है कि जो पंजाब के अंदर टेक्निकली इस वक्त दो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत कर बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर साहब, और दूसरी तरफ से पंजाब के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने वो लेटर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका रिजाइन, और सुना है कि इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि बाद में फंडा डालेंगे। तो वहां पे उस्मान बुजदार साहब भी अपनी अपनी कैबिनेट और अपनी हुकूमत लेकर बैठे हैं, और दूसरी तरफ हमजा शहबाज। ये लतीफे जो है ये मेरे लिए हैरान कौन है सारे। अब इस नई हुकूमत का पहला डिजाइन ये था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां पे गए हैं, बिलावल साहब, लेकिन उन्होंने ओथ नहीं लिया और वो आज शाम को लंदन फ्लाई कर गए अपनी रिजर्वेशंस सीधे बड़े साहब के साथ डिस्कस करने के लिए। ये एक नई चीज है कि उनका नाम एज ए फॉरेन मिनिस्टर डिक्लेयर, लेकिन ही ओथ उन्होंने नहीं लिया। इसी के साथ ही अख्तर मेंगल साहब हैं, उन्होंने भी ओथ नहीं लिया, उनको भी तहफुजात हैं उनको भी। और उसके बाद चैम गोइयां शुरू हो चुकी हैं कि बाजवा साहब की मीटिंग हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब के साथ। कोई कह रहे हैं जी उन्होंने मरियम साहबा के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कोई कुछ है। जिस तरह पता है ना, हमारे बादशाह है, सारे लोग अद्धा मुल्क तो वेला बैठा है ना चीमा साहब, वो कमी को नहीं उन्होंने, वो देख रहे हैं जी चीमा साहब बैठे थे बाजवा साहब ते जो ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ शहबाज शरीफ साहब ने हथ कीते सन, और उनके जो कपड़ों के रंग हैं वो तक डिस्कस किए जा रहे हैं। ये नई चीज थी। और दूसरा इसमें मुझे अफसोस की बात एक जो नजर आ रही है चीमा साहब, कि हमारे हर सूबे के अंदर दो दो हुकूमतें, मरकज में दो दो हुकूमतें, और आप हक और बातिल की जंग लड़ रहे हैं, और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो नई नई अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुलंदियों को टच कर रहा है। वो किस हवाले से कि वहां पे आपके बरतानिया के जो आपके हैं उनका दौरा हो रहा है। इसी वाले से ये भी मैं खैर कहना चाहूंगा, अच्छी बात ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने लेटर लिखा है मोदी साहब को और उसका रिस्पॉन्ड भी उन्होंने दिया, ये अच्छी बात है। अब जो अगला लतीफा इस नया है वो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। देखें कि सारा दिन जब तकरीर करते हैं चोर चोर डाकू डाकू, तो अब कहते हैं जी अगर हमारा फॉरेन फंडिंग का केस करना है तो वो भी सबका इकट्ठा करें। और जब अब अपने तोशा खाना के केस हैं तो साथ ही नवाज शरीफ और जरदारी के तोशा खानों के केसेस की बात कर रहे हैं। और मेरा खुदा का नाम ये मानो, और यार उनकी कंपेन अखलाकियात पर नहीं होती थी, वो रियासत मदीना की ईंटें नहीं वो लगा रहे। आपके जलसों के नाम होते हैं अमर बिल मारूफ। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अगर तोहफे घर ले गए तो घर ही लेकर गए हैं। उन्होंने जाकर दुबई में उनको जाकर दुकानों पे नहीं किया, उन्होंने सौदेबाजी नहीं की, उन्होंने दुकानें नहीं खोली तोहफों की, जिसका कोई मोरालिटी को क्लासिफिकेशन नहीं है। और खासकर मुझे एक और सख्त अफसोस हुआ है कि खान साहब ने कहा है कि मैं तोहफे दे दूं तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन जो डिफेंस के प्लाट फौजी बेचते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक, एक, एक
कोई दोनों मिसालें अच्छी नहीं लग रही थी मेरे ख्याल में। अब अगली खबर जो चल रही है, कहते हैं कि मुनस लाई साहब के केसों की तैयारी, बिल्कुल उनकी फाइलें तो कहते हैं ना किसी की फाइलें बनानी पड़ती थी, उनकी फाइलें तो बिल्कुल सुनना तैयार है मुनस लाई साहब की। जो मैं अगली बात, जो मैं आखिरी बात करना चाहूंगा चीमा साहब, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं और इस वक्त हमारा हर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पूरे तरीके से इमरान खान भी नहीं कहते, कहते इमरान खान। तो इमरान खान जो है ना, वो सर उसकी हालत ये है कि लंदन में कुछ हमारे फारग जो लोग पाकिस्तानी इंग्लैंड में है, वो नवाज शरीफ साहब की रिहाइश के बाहर बैठे हैं, और कुछ जो है मैडम जमामा के सामने बैठे, और कुछ इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और दूसरे शहरों में यहां पे अपनी एम्बेसियों के सामने जाके सीना खोबी कर रहे हैं। अब देखें, अफसोस की बात यह है कि अपना अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिहाज से, अपना काउंसिलमैन भी नहीं है। और इनको सोचना चाहिए कि यहां लोकल पॉलिटिक्स में तवज्जो दें, अगर टाइम बचता है तो अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें। आपके बच्चे कोई और पाल रहा है। इस वक्त मैं आपको ये इंतहाई अफसोस के साथ कहूंगा, अपने आप को कंपेयर करें दूसरे डायस्पोरास के साथ। बिलखसूस मेरा इशारा है भारतीय डायस्पोरा के तरफ। तो आपको, मुझे तो शर्म आती है, आपको भी शर्म आनी चाहिए। और दूसरा इंतहा की इन्होंने मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने, कि इन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, पासपोर्ट जलाते हैं। एक मिनट के लिए जरा सोचें कि आप मेहरबानी क्यों नहीं फरमाते अमेरिका के ऊपर और इंग्लैंड के ऊपर कि आप वापस पाकिस्तान चले जाएं परमानेंट, और वहां जाके नून लीग और पीटीआई को ज्वाइन कर लें। नून जो कि लीक हो रही है उसको जाके ज्वाइन करें, या पीटीआई को ज्वाइन करें। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपने ये भी नहीं सीखा कि यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी औलाद के ऊपर उनकी तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है, तो पीटीआई ने आपको क्या दिया, अभी क्या देना भी क्या है पीटीआई ने? जरा गौर से सोचें। ओवरसीज पाकिस्तानी का जो पोर्टफोलियो था जुल्फी बुखारी साहब के पास था, जो खुद अपने प्राइवेट जहाज में ट्रेवल करते हैं, वो तो एयरलाइन पे भी नहीं जाते। वो किसको रिप्रेजेंट करते थे भाई? उनकी कौन सी जमीनों पे कब्जे हुए हैं? बल्कि उन्होंने भरा दे सारे रिश्तेदार तो कब्जे लेंदे रहे थे गुजर का, और सारे नादरे में उन्होंने अपना, नादरा में मुझे पता चला अपने सारे रिश्तेदार भर्ती करा दिए। रिंग रोड पे पिंडी वाले पे उन्होंने हाथ मारा। वो कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी थे? ये नेकियां आप पे फरमाई है पीटीआई वालों ने। और दूसरा ये ना कि इस वक्त खान साहब ने मेरी नजर में, चीमा साहब, 3 इंतहाई खतरनाक कार्ड खेले, इंतहाई खतरनाक कार्ड। सबसे पहला कार्ड है मजहब को, कि उन्होंने ये बना दिया है कि अगर पीटीआई में आप नहीं है तो नौज़बिल्लाह आप काफिर हैं, अगर आप पीटीआई में नहीं है तो आप गद्दार हैं। और तीसरा सबसे कार्ड उन्होंने खतरनाक खेला है, जो एंटी अमेरिका। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं यहां पे चीमा साहब, मेरा इस वक्त तर्जिया पीटीआई या इन हालात पे ये है कि एक चीज माननी पड़ेगी, आफरीन है मेरे ख्याल में। पीटीआई की जो सारी मूवमेंट है उनका एक फाउंडर है डीजे भट्ट, जिसने इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे गाने चलाए हैं। हमारा 18 साल का बच्चा जो इस वक्त 6 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त पीटीआई को प्रमोट कर रहा है, उनका फाउंडर है डीजे भट्ट। तो वो खान साहब ने जो एक सोशल मीडिया कैंपेन एक बड़ी सक्सेसफुल चलाई है, और जो खुद वो कहते हैं कि मैकावली को मैं पढ़ता हूं, और दूसरा वो कहते हैं कि मैं माइंड गेम करता हूं, इसके बारे में जावेद चौधरी साहब जो है हमारे एक बड़े मजे हुए जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया कि अगर पीटीआई को ना रोका गया तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टूट जाएगा। क्योंकि ये आग से खेल रहे हैं चौधरी साहब, आग से इसलिए खेल रहे हैं कि इस्लाम का कार्ड भी चला दिया इन्होंने, गद्दारी का कार्ड भी चला दिया, और एंटी अमेरिका भी चला दिया। अब पीछे तो कारतूस बचे ही कोई नहीं, और तीनों इंतहाई खतरनाक है। 5 मिनट के लिए सोचें, अगर खान साहब की हुकूमत थी या वापस आते हैं, चाइना इनसे नाराज था, अमेरिका से कॉल इनको नहीं आ रही थी, और अब अगर दोबारा आते हैं फिर तो अमेरिका से कॉल के आनी है। मैं कहता हूं हो सकता है फ्लाइटें बंद हो जाए अमेरिका की। हाँ बिल्कुल यही, क्योंकि एंटी अमेरिका है भाई। आप तो, उन्होंने तो बच्चों को कह रहे हैं, नौजवानों मेरी बात गौर से सुनो, बाहर निकलो, अमेरिका को आग लगाओ, बाहर निकलो, अमेरिका को मेरे साथ ये किया है,
वो फलान डिप्लोमेट ने वजीर आजम को कहा रिमूव कर दो, वो मेरे खिलाफ ये कर दिया अमेरिका ने, और मैं रजीम अब चौथा कार्ड तो मैं भूल ही गया हूं, जो गुलामी और आजादी का कार्ड चला दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके मरासले आ रहे हैं तो जो आपके बाद डिप्लोमेट बैठे हैं एम्बेसडर, वो उथे रेवड़ियां पे खाते हैं, वो भी तो अपने मरासले लिख रहे हैं। और जो खान साहब की तकरीरें अगले, आपका क्या ख्याल, अमेरिकन एम्बेसी उसको ट्रांसलेट करके नहीं सुन रही कि बाहर निकलो, मुझे अमेरिका ने ये कर दिया, वो निकलो। इसके असरात ये मैंने कहा था, खान साहब का मुस्तकबिल लंदन में है, जहां उनके 3 बच्चे बैठे हैं और सारे उनके ये लौंडे लपाड़े जितने इंपोर्टेड हैं, अनइलेक्टेड बच्चे, ये सारे बाहर आ जाएंगे, पीछे मार खाएंगे। आप और हम जो लोग जिनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगियां हैं, डॉलर 250 का होना है तो फिर वेखना होगा की। और इस पे ये मेरा तजिया, हाँ, आने वाली हुकूमत के बारे में जो क्वेश्चन चीमा साहब, वो उसी जगह रह गए। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो करंट हुकूमत है उसको ये है कि पहले तो अपने अपने जो इत्तेहादी हैं उनको खुश करके किस तरह रखना है साथ, सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये है। क्योंकि जो टोकरे के नीचे मुर्गियां थी वो कई निकल के भाग रही अभी तक। मौलाना फजलुर रहमान सदारत पे वो अड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी सेनेट की चेयरमैनशिप पे, उस पे उनकी और सदारत पे, और दूसरा अख्तर मेंगल साहब जो है वो भी नाराज हैं, और दूसरा कई अभी तो कब, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इनको इकट्ठे करके किस तरह रखना है। ये सब, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा IMF के साथ किस तरह नेगोशिएट करना। और जो खान साहब ने रास्ते बंद किए थे, दुनिया के CPEC को बंद किया था, चाइना को नाराज किया था, वो चीजें किस तरह ठीक करनी है। मैं वैसे एक चीज पे तो खुश था कि शहबाज शरीफ साहब पहले प्रोग्राम बना चुके हैं चाइना और सऊदी अरेबिया के दौरे के बारे में, लेकिन मैं ये चाहूंगा, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि शहबाज शरीफ साहब और साथ बिलावल साहब को लेकर वो वाशिंगटन DC भी आए, और यहाँ पे ये नहीं कि अगर बाइडन नहीं मिलता तो आने ही नहीं है, यहां पर आए, आप स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, आप इंग्लैंड जाएं, आप चाइना भी जाएं, आप सऊदी अरेबिया भी जाएं, लेकिन दुनिया को बाहर निकल के बताएं कि वी आर नॉट, जिस तरह PTI के 2 वजीरों ने कहा था कि हम जाके जी हम तो खुदकुशी खुदकुश बन जाएंगे, तो इनको जाके बताएं कि वी आर डिफरेंट। खान साहब को बड़ी तकलीफ है कि शहबाज शरीफ साहब सूट टाई पहन के क्यों आते हैं। अगले दिन जुनाब ने फरमाया है कि अपने आका है उनका यूनिफॉर्म पहन लिया उन्होंने, तो वो इनको चाहिए कि ये आका नहीं होते। इमरान खान साहब ना चाइनीज पांदे शलवार कमीज ना रशियन पांदे, आप दोनों में भाग भाग के जाते रहे हैं। कोई ऐसी बात शलवारों कमीजों से नहीं होती बातें, या सूटों टाइयों से, लेकिन एक ऐसा नरेटिव पाकिस्तान के अंदर डिवीजन क्रिएट कर दी इमरान खान साहब ने। इफ इट इज नॉट टेकन केयर टाइमली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट मेरे ख्याल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तार साहब। तार साहब, जो सिचुएशन इमरान खान साहब छोड़ गए पाकिस्तान की, उसमें तो जो बड़े क्राइसिस हैं वो ऐसे लगता है कि 2 बड़े क्राइसिस हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 बड़े क्राइसिस हैं जो मैं समझता हूँ कि उनको अगर वो देखेंगे तो उस पे आपका तबसरा लेना चाहता हूँ। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इकोनॉमी है, और आपको पता है कि जैसे ही कोई तार साहब नई हुकूमत पाकिस्तान में आती थी तो वो सीधा भाग सऊदी अरब पहुंच जाती थी, UAE पहुंच जाए, चाइना पहुंच जा, वहां पे डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले लो, कुछ अरब डॉलर ले लो कि आप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे रख दो। और मजे की बात है, इस वक्त भी जो 11 कुछ 6 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा, वो सारा बाकी ममालिक का पड़ा हुआ है, हमारा अपना तो कोई नहीं है। एक तो इकोनॉमी के हवाले से, और दूसरा इंडिया के हवाले से तारड़ साहब, और अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि इंडिया जो है वो इमरान खान साहब ने तो ताल्लुकात खराब कर दिए, उधर से मोदी साहब जो है उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक तब की तो मामला मजीद खराब हो गए। और अफगानिस्तान में देखें कि जिनके हम आने की खुशियां और शादियां बचा रहे थे, वो हमसे जो है वो अब हम उनको स्ट्राइक कर रहे हैं। अब देखें ना कि एक वक्त था कि तालिबान के लिए इमरान खान पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे, और अभी हमें जो है वहां पे जो एयर स्ट्राइक करके बंदे मारने पड़ रहे हैं TTP के, क्योंकि तालिबान ने उनको जो है वो पनाह दी हुई है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो 2-3 पॉइंट हैं, इनको नई गवर्नमेंट कैसे ठीक कर सकती है? ये फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना, क्योंकि कहा तो जाता है कि खित्ते में सबसे पहले चीजें ठीक होनी चाहिए। हमारे 2 बड़े नेबर हैं, एक के साथ बॉर्डर 1600 किलोमीटर से ज्यादा है, एक के साथ बॉर्डर 2500 किलोमीटर के साथ ज्यादा है, और साथ इकोनॉमी है। तो इसका जरा बताएं, ये नई गवर्नमेंट के पास किस तरह ये जो चैलेंज है इसको कैसे वो क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, और आपको
माजी को देख के क्या इस पे जो है वो डिस्क्राइब करेंगे या बताएंगे नई गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में चीमा साहब शरीफ बरादरान जो है नून लीग, इनके पास इंडिया के साथ रिलेशनशिप इनके दौर में अच्छे रहे हैं। दे हैव अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग विद देम, और इनको कंसीडर किया जाता है, भारत में भी इनके बारे में समझा जाता है कि दे आर मैच्योर पॉलिटिशियंस। ये इस तरह नहीं है कि शाम को कुछ और सुबह कुछ है। ये तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह देखिए, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जो शहबाज शरीफ साहब ने लेटर लिखा है मोदी साहब को, और वहां से उनका जवाब भी बड़ा पॉजिटिव आया, ठीक है, ये एक बिगिनिंग हुई है, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखें, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते आप। और बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप, बल्कि हर एक के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। लेकिन जो तालिबान वाली आपने बात की, अफगानिस्तान वाली, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैंने आपके साथ भी कई दफा सेगमेंट में कहा है कि इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। ये लोग मेरा मकसद है कि एक तो तालिबान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तालिबान एक पार्टी का नाम नहीं है, वो तो 15 ग्रुप हैं जो इकट्ठे होकर तालिबान बने हुए हैं। एक तो वो खुद आपस में लड़ पड़ते हैं हर चीज में, छोटी छोटी। तो एक तो उनके साथ रिलेशनशिप रखना कोई आसान थोड़ी है, बल्कि उल्टा ये है कि इस वक्त हमारे खान साहब ने जो रिलीजन कार्ड छेड़ा है चीमा साहब, उसमें तो वो डायरेक्शन ही आपकी अफगानिस्तान वाली बना रहे हैं। आपको जिस तरीके से वो देखे ना, जावेद चौधरी साहब के मैंने आर्टिकल का हवाला दिया है कि पाकिस्तान के खतरात में ये खतरा शामिल है कि ये आपकी जो जिस तरह से अनार्की और जिस तरीके से आपकी डिवीजन हो चुकी है अंदर आपके, उसमें तो वो आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान वाली लोड शेडिंग तो हो रही है इस वक्त बड़े बुरे तरीके से। स्वाय चंद बड़े शहरों के, बाकी आपकी ना शहरी के टाइम बिजली होती है, ना अफ्तारी के टाइम बिजली है आपकी। और आपका डॉलर भी फिर 3 रुपए बढ़ गया, 2 दिन में बढ़ा 3 रुपए डॉलर। और उसके बाद ये कि आपके इकोनॉमी के हालात, तो अगर आईएमएफ की आपको ये किस अभी जो रुकी है नहीं आती, तो आपके पास तो सिर्फ 2 महीने का खर्चा है। जिस तरह अल्लाह ना करे कि जिस तरह श्रीलंका के हालात हैं, उनके पास तो इस वक्त बाय करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास भी सिर्फ 2 महीने की इंपोर्ट का पैसा मौजूद है। उसके बाद, बल्कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनका एक पर्पस यही है कि डेफर्ड पेमेंट पे वो वहां से ऑयल खरीद सके और किसी तरीके से डॉलर को कंट्रोल कर सके। बल्कि आईएमएफ इस वक्त जो सबसे बड़ी हर्डल आईएमएफ की तरफ से आनी है, वो आपकी बिजली और तेल के रेट है, उनके ऊपर आनी है, इश्यूज आने हैं उनको। और दूसरा, आपके करप्शन के आप पीक को जा चुके हैं, आपका नंबर 140 है करप्शन में दुनिया में। और इस वक्त जो चिमा साहब, एक मैं चीज बल्कि भूल गया हूं, इस वक्त पाकिस्तान के क्राइसिस में एक चीज, सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी का मोराल बड़ा डाउन है इस वक्त, और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर शहर के अंदर अगर सूबाई कैपिटल के अंदर 2-2 चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, किधर जाएगी? सेक्रेटरीज किसके, सेक्रेटरीज कौन से सेक्रेटरीज, किसकी ट्रांसफर, किसकी क्या होगा ये सारा कुछ। देखिए किस तरह के केयास में दुनिया में इस वक्त आप कौन कौन सी मिसालें बना रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, अच्छा उधर सदर साहब अलवी साहब बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी है ये कि किस तरीके से इनको खराब करना है। उधर हमारे उमर चीमा साहब हैं, उनकी एक ड्यूटी है कि उन्होंने उधर किस तरह खराबी पैदा करनी। तो मेरा मकसद एक ऐसा अपने एक माहौल क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बनाना रिपब्लिक, बल्कि इस पे भी मैंने अगले दिन हिस्ट्री इसकी भी पढ़ी, बनाना रिपब्लिक की। यू कंप्लीटली फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ बनाना रिपब्लिक कि कोई रूल नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, कोई, मेरा मकसद है रिट ऑफ गवर्नमेंट। अब किस गवर्नमेंट की बात मानेगी? आपके हैं 2-2 चीफ मिनिस्टर है। सिंध का रिजाइन कर गए गवर्नर साहब आज, लेकिन दूसरा भाई जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन गया उसका। देख, मेरा मतलब कभी आपने सुना है कि एक भाई गवर्नर था, दूसरा वो निकला है, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। असद उमर साहब का एक भाई इधर है, दूसरा गवर्नर। मतलब टोपी ड्रामा सर चल रहा है। मेरा मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है किसी चीज में भी, किसी चीज में। और खान साहब ने हाल ऐलान कहते हैं, आई एम द ओनली सर्टिफाइड लीडर हु इज डिक्लेयर्ड सादिक एंड अमीन बाय सुप्रीम कोर्ट। और मैं कल्ला मेरे को लाइसेंस है, दूसरे साथ बगैर लाइसेंस तो चल रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास तो हैवी ड्यूटी लाइसेंस है 18 व्हीलर। तो खान साहब, और दूसरा ये है कि जवाब कोई नहीं है, तोशा खाना पे ठोस हो गया सारा कुछ। और आगे तो अभी बहुत कुछ होना है, बल्कि उन्होंने अपने जलसों में अपने वर्कर्स को पहले ही बताना शुरू कर दिया है कि ये अपने मर्जी के अफसर लाएंगे। आप भी तो लाए थे, आपने राना सनाउल्लाह के साथ क्या नहीं किया आपने।
तो अब क्यों तकलीफ हो रही? कहते हैं जो अपनी मर्जी के अफसर लाएंगे, अब अपनी मर्जी, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ है उसके खिलाफ रेफरेंस पेश कर रहे हैं। मेरा मकसद, अब वो जो नई बातें निकाल रहे हैं इनके जो लॉ मिनिस्टर थे पिछले, वो कई चीजें निकाल रहे हैं। बशीर मेमन साहब के इंटरव्यू फिर आने शुरू हो गए, किस तरीके से ये काजी फायज ईसा के खिलाफ FIA की इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग में करना चाह रहे थे। तो खान साहब, आप भी दूध के धुले हुए नहीं है। अब आपको नजर आ रहा है कि सामने जो कुछ होना है। बल्कि सबसे बड़ी बात जो है वो आपके फॉरेन फंडिंग केस है, और मैंने उसको बड़ी क्लोजली देखा है। चीमा साहब, वो क्या नाम है, एस बाबर साहब, उनका क्या नाम है उनका, जो अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर। सबसे पहले तो बात यह है कि कौम को यह बताया नहीं जाता कि इन्होंने खुद पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अकबर एस बाबर को हमारे केस से अलग किया जाए, तो वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक और रेट लगाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि ये 3-4 अकाउंट ऐसे हैं हमारे, अगर इनमें से जो पैसे निकलते हैं तो इनको सीक्रेट रखा जाए। फिर सबसे बड़ी बात है, हमेशा ये कहते रहे हैं बेनामी अकाउंट। शहबाज शरीफ, आपने अपने मुलाजमों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। खान साहब, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, और मेरी ख्वाहिश है ये कि आप फेस करें। और दूसरा ये कि एक और कोशिश करो। बल्कि खान साहब हर जगह कहते हैं मैं कप्तान, और बच्चा हमारा इन दोनों के फैसल रखे है, वो कहता है मेरा कप्तान पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान। स्पोर्ट्समैनशिप में जब हार को ये सिखाया जाता है कि हार को किस तरीके से बाइज्जत तरीके से मानते हैं अपने। आपको अभी तक यही नहीं आया कि स्पोर्ट्सशिप में जो होती, 2 खिलाड़ी जब खेलते हैं उसमें से एक ने तो हारना ही होता है। तो आपने ये मुजाहरा किया कि पाकिस्तान ही डिवाइड करके रख दिया सारा। इतनी नफरत इस रमजान के महीने में, नफरतें, कदूरतें, दुश्मनियां, मैं क्या आपको बताऊं चीमा साहब, दो अफसोस होता है, अफसोस। बिल्कुल तार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना है, और वो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने जलसे कर रहे हैं। वो पेशावर में जलसा किया, कराची में किया, और अभी लाहौर करने लगे हैं। और कल मैं देख रहा था, आज बल्कि देख रहा था कि हुकूमत ने कहा है, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि कल उस संडे को जिस दिन इमरान खान का जलसा है, उस दिन जो है वो इंटरनेट केबल कोई खराब होगी तो उसकी रिपेयर होगी, तो वो इस तरह कुछ वो भी कर रहे हैं। तारड़ साहब, ये जो जलसे कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन कराएं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जल्दी इलेक्शन होने चाहिए? एक बात। और दूसरा, क्या असेंबली को अपना टेन्योर पूरा नहीं करना चाहिए? और तीसरा, साथ इसी में बता दें कि क्या इमरान खान जितने जलसे करेंगे, प्रेशर डालेंगे, इससे कोई इलेक्शन जल्दी हो सकता है, या आप समझते हैं कि नहीं हो सकता? देखें, सबसे पहले तो बात इसमें चीमा साहब, एक तो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये है, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि इसके आईनी 4 महीने तो लगते हैं इसके आईनी चीजों को कवर, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को कवर करने के लिए। फिर उनको 3 महीने दरकार है प्रैक्टिकल तैयारी करने के लिए। 7 महीने का टाइम तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन दे दिया था उसी वक्त। तो 7 महीने से पहले तो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, मेरी एक ख्वाहिश होगी बिल्कुल ये कि अगले इलेक्शन से पहले खान साहब का भी एहतसाब नहीं, कम से कम इनके भी सारी रिपोर्टें लोगों के सामने आ जाएं, देख लें कि इनकी 3.5 साल की गवर्नेंस में इन्होंने क्या क्या चांद चढ़ाए हैं। ये मेरी जरूर ख्वाहिश होगी, ताकि लोगों को पता चले एप्पल टू ऑरेंजेस लोग कंपेयर कर सके। इलेक्शन बाकी इस सारे मसले का हल जो है वो है इलेक्शन ही है। बल्कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, इससे पहले कि जो पार्टी आई है, नून लीग लेकर आए हैं, इत्तेहादी जो इकट्ठे हुए हैं, वो कैबिनेट में एक दूसरे की लड़ाइयां और तमाशे शुरू हो जाएं और हम पूरी दुनिया में एक और नया तमाशा लेकर आ जाएं, उससे पहले इलेक्शन होने चाहिए। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की बेहतरी इसी में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस है, इसका फैसला होना चाहिए। खान साहब के चहेतों ने जो जो किया है वो सामने लोगों के आना चाहिए, ताकि लोग अच्छे तरीके से अच्छे अपने नुमाइंदे चुन सके। ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, एहतसाब नहीं, इंतकाम नहीं होना चाहिए, लेकिन एहतसाब जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलें देखते हैं कि ये क्या करते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब, जिनको इमरान खान साहब ने ड्रग्स केस में जेल में डाला था, वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे आ गए हैं। तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी तो सारी उन्हीं के पास अब आ गई है। तो अब देखते हैं। जी। एक आपको मैंने उनका शरारती हुए, आपको पता ना, राणा साहब फैसलाबाद से, राणा साहब बड़े रौनकी बंदे ने, उन्होंने आज कहा कि मैं खान साहब की जायज नाजायज ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है। तो वो उसमें तो बहुत सारी जो है ना, वो
वो उन्हीं के ऊपर पड़नी है, वो तो खान साहब को पता चलेगा कि इसके क्या मतलब है। एनी हाउ सर, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस। बड़ी पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।